हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और छोटे छोटे प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। पहला ऑप्शन है परस्पर लंबवत तथा समान कला में, दूसरा ऑप्शन है परस्पर समांतर तथा समान कला में, तीसरा ऑप्शन है परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में और चौथा ऑप्शन है परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परस्पर लंबवत तथा समान कला में। जब आप विद्युत चुंबकीय तरंग बनाते हो तो अगर हमारा विद्युत क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में बनता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बनेगा वो हमारा या तो वाई में बनेगा या जेड में बनेगा। तो ये जेड डायरेक्शन है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इसमें बनेगा। तो ऐसी स्थिति में परस्पर क्या हो गए, ये लंबवत हो गए और इनकी कला एक साथ चलती है, यानी एक साथ अधिकतम होंगे ये और एक साथ न्यूनतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकंड है π/2, थर्ड है पाई और फोर्थ है कुछ भी। तो इसका सही आंसर है हमारा 0 डिग्री, यानी कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग में समान कला में चलते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा तभी हमारा विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। तो इनके बीच कितना कलांतर होता है, 0 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त किरणें और चौथा ऑप्शन है बीटा किरणें। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बीटा किरणें। बीटा किरणें जो होती है वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पहला ऑप्शन है अल्फा किरणें, दूसरा है बीटा किरणें, तीसरा है एक्स किरणें और चौथा है धनात्मक किरणें। तो देखिए, अल्फ़ा, बीटा और धनात्मक किरणें ये तीनों ही हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें हमारी क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है, इन ऑप्शन में से हमको छांटनी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा परावैंगनी तरंगे, दूसरा ऑप्शन है हमारा गामा तरंगे, तीसरा है दृश्य प्रकाश तरंगे और चौथा है रेडियो तरंगे। ये चारों ही हमारी कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, EM वेव। ठीक, अब इनमें हमको बतानी है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग है वो है हमारी गामा किरणें। कौन सी हैं, गामा किरणें। यानी गामा किरणें ऐसी होती हैं जिनकी लैम्डा तो कम होती है लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तरंग दैर्ध्य समान परंतु चाल असमान होती है, दूसरा है आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होती है, तीसरा है चाल समान परंतु तरंग दैर्ध्य असमान होती है और चौथा है चाल समान तथा आवृत्ति भी समान होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3, यानी कि तीसरा ऑप्शन, चाल समान परंतु तरंग दैर्ध्य असमान। यानी कि जब ये निर्वात में चलेगी तो इनके वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सबका वेग क्या होगा, एक समान होगा, लेकिन इनकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन है प्रगामी तरंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती है जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में अगर तरंग हमारी इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो हमारे इसके लंबवत बनेंगे। मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और हमारी जो तरंग है वो एक्स दिशा में आगे बढ़ रही है, तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र होगा वो
जैसे मान लो मैं विद्युत क्षेत्र वाई डायरेक्शन में बना दूँ तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस में बनेगा, जेड डायरेक्शन में। तब हमारी तरंग कौन सी दिशा में जाएगी, एक्स दिशा में। तो ऐसी तरंगे हमारी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे इसी प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बादलों द्वारा परावर्तन होता है। पहला है सूक्ष्म तरंगों का, दूसरा है रेडियो तरंगों का, तीसरा है अवरक्त किरणों का और चौथा है परावैंगनी किरणों का। इनमें से हमको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन 3, अवरक्त किरणों का, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो ऑप्शन में देख लें आप कि क्या लिखा हुआ है, तो अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरणें इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा है कैथोड किरणें, तीसरा है अल्फा किरणें और चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गामा किरणें। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो भी सर्वाधिक होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न हमारा, प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणें, दूसरा है अवरक्त किरणें, तीसरा है दृश्य प्रकाश और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट किरणें। यानी कि जो यूवी रेज होती हैं वो हमारी बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। अब प्रयोगशालाओं में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी बैक्टीरिया पनप रहे हैं वहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा बैक्टीरिया को मारा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है सेकंड पर मीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर सेकंड और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर बताना है हमको। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो जो सी होता है प्रकाश का वेग वो लिखा जाता है E/v से, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात। हमसे पूछा गया है V/E, तो अगर हम V/E निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/c। तो c का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका हमारा, सेकंड पर मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, यानी सेकंड पर मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बहुमूल्य नग्नों या पत्थरों की पहचान करने में कौन सहायक होती हैं। पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणें, दूसरा ऑप्शन है अवरक्त किरणें, तीसरा ऑप्शन है एक्सरेज और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनका उपयोग बहुमूल्य नग्नों और पत्थरों की पहचान करने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव है। पहला ऑप्शन है देखने की संवेदना, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव। अवरक्त जो किरणें होती है वो क्या उत्पन्न करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है रेडियो किरणें, तीसरा ऑप्शन है गामा किरणें और चौथा ऑप्शन है टेलीविज़न तरंग। इसमें से हमको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है गामा किरणें। हमने पहले भी कहा था कि जो गामा किरणें होती हैं उनकी लैम्डा सबसे कम होती है। क्या होती है, उनकी लैम्डा सबसे कम। और यदि आवृत्ति की कहें तो आवृत्ति क्या होती है इनकी, सबसे अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यह मत दिया। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल ने, दूसरा ऑप्शन है कूलाम ने, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर ने और चौथा ऑप्शन है न्यूटन ने। आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये मत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है मैक्सवेल ने। किसने दिया था, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है कभी कभी और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है और निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, ये कौन सा वेग है इनका? निर्वात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आवेशहीन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा और चौथा है त्वरित आवेश द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, त्वरित आवेश द्वारा। यानी ऐसा आवेश जिसके वेग में लगातार परिवर्तन होगा वो क्या करेगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेशहीन जो होता है पदार्थ, उससे कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। नियत वेग से जो गतिशील होता है वो आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि जो त्वरित आवेश होता है वो हमारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो किसका परिवर्तन नहीं होता? पहला ऑप्शन है तरंग की आवृत्ति का, दूसरा ऑप्शन है तरंग के वेग का, तीसरा ऑप्शन है तरंग के आयाम का और चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य का। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, तरंग की आवृत्ति का। यानी कि जब भी कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम है? पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगें, दूसरी है एक्स किरणें, तीसरी है परावैंगनी और चौथी है अवरक्त किरणें। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रेडियो तरंगें। यानी जो रेडियो तरंगें होती है उनकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अब तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक हो गई तो आवृत्ति क्या होगी इसकी? सबसे कम। ठीक, तो दोनों आप एक साथ याद रखेंगे, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा तो आवृत्ति कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन धारा से, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को धारा से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। यानी कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसको हम कुल धारा यानी कि चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों के योग के रूप में लिखेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से निरूपित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये है हमारा, इनमें से गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होते हैं और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती हैं। आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हमसे पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। तो देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अभी पढ़ा है हमने। निर्वात में ये गमन कर सकती है और किससे गमन करती है? प्रकाश के वेग से। चौथा ऑप्शन था विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है, ये भी हमने पढ़ा है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तो सही है। तो गलत कथन कौन सा है हमारा? तीसरा, सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग सभी माध्यमों में समान होता है। इसका आंसर ये गलत है, यानी कि सभी माध्यमों में इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का व्यंजक लिखिए। हमको क्या करना है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का व्यंजक लिखना है। तो देखो, इसका राइट आंसर है हमारा C = E/B। इस रूप में लिखेंगे या तो ठीक, या फिर हम लिखेंगे C = 1/√μ0/ε0। ठीक, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, संचार उपग्रह में प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? कई बार पूछा गया है, याद रखना है कौन सी तरंगें हैं हमारी? सूक्ष्म तरंगें। तो सूक्ष्म तरंगें हमारी संचार उपग्रह में भी प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेट्रॉन व क्लिस्ट्रॉन के द्वारा कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की जाती हैं?
दो चीज़ है, ये मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन के वाल्व होते हैं। तो इनके द्वारा कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न की जाएगी? सूक्ष्म तरंगे। ठीक, आजकल जो माइक्रोवेव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में भी हमारी कौन सी तरंगें चलती हैं? सूक्ष्म तरंगें चलती हैं, क्योंकि नाम ही माइक्रोवेव है। ठीक, दूसरा इसमें क्या लगा होता है? मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन क्या उत्सर्जित करता है? सूक्ष्म तरंगें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई छोटे छोटे प्रश्न भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं, बाकी कई बार ये पूछ भी लेता है। तो ये प्रश्न है हमारा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्रम लिख रखा है, बाकी आगे मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी आप कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो आती है हमारी गामा किरणें, फिर आएगी एक्स किरणें, फिर आएंगी परावैंगनी, परावैंगनी के बाद आएंगी दृश्य विकिरण जिसमें हम देखते हैं, अगली आएंगी अवरक्त किरणें, फिर आएंगी माइक्रो तरंगें, उसके बाद आएंगी रेडियो तरंगें, और रेडियो तरंगों के बाद आएंगी दीर्घ तरंगें। तो अब हम इनको क्रम से याद कैसे रखें? तो क्रम से याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है, मामा की XUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी। क्या है ट्रिक? मामा की XUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? मामा की XUV और आई एम रेडी। तो देखो मामा को गामा कर सकते हैं, तो सबसे पहले हो गई हमारी गामा किरणें, एक्स से हो गई हमारी एक्स किरणें, यू से हमारी हो गई अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें, वी से हमारी हो गई विजिबल यानी कि दृश्य तरंगें। ठीक, अब आ जाओ आगे, आई एम रेडी। आई से हो गई इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, एम से हो गई माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें, और आर से हमारी हो गई आउट ऑफ रेंज, मान लो इसको, आर फॉर रेडियो वेव, रेडियो तरंगें। और रेडियो तरंगों के बाद हमारी कौन सी आ जाती है? दीर्घ तरंगें। तो दीर्घ तरंगों के तो नाम से पता चल रहा है आपको कि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? ज़्यादा। तो ये जो तरंगों का क्रम है ये हमारे लैम्डा के तो बढ़ते क्रम में है, यानी तरंग दैर्ध्य का मान तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, और आवृत्ति का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लैम्डा किसकी होगी, तो रेडियो तरंगों की। अगर ऑप्शन में दीर्घ तरंगें दे रखी है तो दीर्घ तरंगों की। और सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी? गामा किरणों की। ठीक, इसके अलावा भेदन क्षमता के घटते क्रम में भी ये है। तो आपको पता है गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो ट्रिक याद रखेंगे, मामा की XUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी। मामा को गामा याद रखेंगे। ठीक है, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, और आर से रेडी। ठीक, यानी कि रेडियो वेव। और लास्ट में हमारी दीर्घ तरंगें आती हैं जो जनरली पूछी नहीं जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27वां, विस्थापन धारा क्या है इसका सूत्र लिखो और एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप रट लेना। इसका आंसर है, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष क्या किया जाए? परिवर्तन, तो इसके कारण जो धारा बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? विस्थापन धारा। ठीक, अब मैक्सवेल ने जो समीकरण दिया एम्पियर के साथ मिलके, वो हमारा समीकरण आएगा। तो ये समीकरण है समाकलन VDI बराबर μ0 IC प्लस ID। IC को कहते हैं चालन धारा और ID को कहते हैं विस्थापन धारा। तो ID बराबर हमारे पास होता है ε0 d∅E/dt। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है इसका, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश के द्वारा। ठीक, दूसरा गुणधर्म है इसका, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला गुणधर्म है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के परिमाणों का अनुपात क्या होता है? उनके वेग के रूप में दिया जाता है, E/B बराबर C/V। और अगला है, ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। तो आप एक एक शब्द याद रखेंगे। पहला शब्द हमारे लिए हो गया त्वरित आवेश, दूसरा शब्द हमारे लिए हो गया माध्यम की आवश्यकता नहीं,
तीसरा शब्द हो गया हमारे लिए अनुप्रस्थ प्रकृति, और चौथा शब्द हो गया निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। और सी बराबर क्या होता है हमारे पास E/V। इस तरह से ये आप 4 गुणधर्म इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जो प्रश्न हमारा वो है एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण का चित्र बनाइए। तो देखिए इसका चित्र हमने बनाया है। ये हमने क्या ले रखा है, निर्देश तंत्र, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हमारी कौन सी है, एक्स। तो वाई में तो हमारी क्या बनेगी, एक फील्ड बनेगा और जेड में बनेगा दूसरा फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र हमने बनाया है वाई डायरेक्शन में। तो ये जो वॉयलेट कलर की तरंगें हैं ये हमारी वाई डायरेक्शन में चल रही हैं, क्योंकि देखो ई का मान कहाँ है, वाई दिशा में, यहाँ भी वाई में, यहाँ भी वाई में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा वाई डायरेक्शन में आ गया। जेड दिशा में क्या बनाना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये देखिए ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा जेड डायरेक्शन में है। आप जब इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वी का मैग्नीट्यूड किस में आएगा, जेड डायरेक्शन में। तो विद्युत क्षेत्र हो गया वाई डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र हो गया जेड डायरेक्शन में। तो तरंग हमारी किस में जाएगी, इन दोनों के लंबवत एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये चित्र किसका है, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि निर्वात के लिए मैक्सवेल के समीकरण लिखिए। कई बार ये पूछ लेता है पहला समीकरण किससे संबंधित है। तो ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला समीकरण है हमारा विद्युत संबंधी गाउस का नियम। गाउस का नियम हमने पढ़ा था, क्या होता है, जो विद्युत फ्लक्स हमारा होता है फाई बराबर, विद्युत फ्लक्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। तो यही हमने लिखा है EdA बराबर Q/ε0। किससे संबंधित है, विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम से। ठीक, दूसरा है गाउस का नियम है, लेकिन वो किससे संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, फाई बराबर 0, यानी कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 0। कुल चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं VdA से। तो दूसरा हो गया BdA बराबर 0, समाकलन का चिन्ह आएगा BdA बराबर 0, बंद पथ के अनुदिश इसलिए गोले लगे हुए हैं। तीसरा कौन सा है हमारा, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है, समाकलन EdL बराबर -dφ/dt। ये कौन सा है हमारा, फैराडे का नियम। और चौथा समीकरण है एम्पियर मैक्सवेल नियम, जो भी अभी पढ़ा है हमने, BdL बराबर μ0IC प्लस μ0ε0 dφE/dt। यहाँ हम इसको इस तरह से लिख दें, समाकलन B बराबर IC प्लस ID, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा और μ0 का मल्टीप्लाई। ठीक, इस तरह से ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि हमारे चारों समीकरण क्या है। इस तरह से चैप्टर 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैक्सिमम कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।